देती हैं, उसके बावजूद भी अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। हम लोग भी प्रयास करके कोई भी सामाजिक संगठन है, तमाम अन्य व्यक्ति हैं, उनको स्कूल तक पहुंचाने का हम लोग काम करें। 150 रुपया खर्च करके उनको हम लोग किताबें भी दिला देते हैं, कॉपी दिला देते हैं, पेंसिल दिला देते हैं। इसमें कोई बहुत पैसा नहीं खर्च होता। अगर वो स्कूल पहुंच जाता है बच्चा तो कहीं ना कहीं वो बहुत पुण्य का काम होता है, क्योंकि हम किसी को अगर शिक्षा दिला रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उस आपके एक छोटे निर्णय से 100-200 रुपए खर्च करने से किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आप सब लोगों ने फिल्म देखी होगी बागवान। एक बच्चा वो, ये घटनाएं फिल्म जो होती हैं समाज का चरित्र भी होती हैं, दर्पण होती हैं, जो समाज में घट रहा होता है उनको दिखाया जाता है उसमें। तो उसमें एक व्यक्ति के निर्णय के कारण जो बूट पॉलिश करता होता है बच्चा, और वो कहाँ पहुंच जाता है। हम लोग भी किसी के जीवन में इस तरीके की ज्योति बन सकते हैं, उसके प्रकाश बन सकते हैं, कुछ पैसा खर्च करके अपना। इसलिए ये काम हम सबका, हर व्यक्ति का। हमारे आसपास के जो स्कूल है, ढेर सारी सुविधाएं, वो सरकारी स्कूल हैं, ढेर सारी उसमें सुविधाएं दी जाती हैं, उसमें बच्चों को दाखिला करा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल है, उसमें भी दाखिला करा सकते हैं। तो सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि कोई भी स्कूल हो, उसमें 25% बच्चे जो निर्धन होते हैं, गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, उनके एडमिशन के लिए ये सुविधा उन्होंने दी है। तो आज सब हम लोग यहाँ आए हैं, 4 से 5 घंटा हम लोगों का खर्च होगा कार्यक्रम में। तो आने के बाद कोई ना कोई एक हम लोग निर्णय करके जाएं कि हमारे आसपास का कोई एक भी बच्चा अगर कोई अशिक्षित दिखता है या कहीं दिखता है तो कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था में हम सहभागिता जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आए हुए बहुत अच्छा अनिल जी के द्वारा है, जो हमारी आने वाली नई पीढ़ी है, ये कृषि के क्षेत्र में कैसा एक अपना विशेष योगदान दे सके, क्योंकि अपना ये भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। और सामान्यता हम देखते हैं कि आज जो एक माहौल है शिक्षा को लेकर के, कि हर एक माता पिता अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अच्छी बात। लेकिन ये देश जब कृषि प्रधान होता है तो हम अपने बच्चों को एक अच्छा कृषि, एक अच्छा किसान को बनाना चाहते हैं। उसके लिए और आज तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अच्छे विषय उसमें और हो गए हैं, और कैरियर भी बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी हम ऐसे विषयों के अध्ययन करके आज बड़े बड़े कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में, विश्वविद्यालय होल्डर विषय आए हैं। और जरूरत है आज भी देश को और देश के नौजवानों को कि कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से हम बढ़ चढ़कर भाग ले सके, क्योंकि सामान्यता एक ये हमको देखने को मिलता है प्राय गाँव में कि हमारे यहाँ खेती किसानी हर किसी के यहाँ होता है। खेती करना हमारी जिम्मेदारी नहीं, केवल वो हमारे माता पिता की जिम्मेदारी है, ऐसा मान के चलते हैं। ऐसा नहीं, पढ़ाई करते हैं अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में हम अपने जो हमारे पिता ने जो खेती का एक अनुभव विकास है, यह उन्हीं के साथ लग करके हम उनके अनुभव को सीखे, और आज की जो विज्ञान पद्धति है उसको जब हम दोनों को उसमें मिले, और आपका कृषि का जो स्तर है वो और अच्छा होगा। और इसलिए मेरा आज इस मौके पर बहुत तो कुछ नहीं करके लंबी संख्या यहाँ होगी, तो इतना ही निवेदन है
कि हम अपने बच्चों को एग्रीकल्चर के भी क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा कृषि और किसानी का स्तर जो है, खेती का स्तर अच्छा रहेगा, तो हर समस्याएं जो आज समाज में देखने को मिलती हैं, एक बड़ी समस्या रहती है, अगर वो इस क्षेत्र में अगर एक अच्छा अपना विशेष योगदान दे दे तो समाज की बहुत सारी समस्याओं पर प्रतिबंध लग सकता है। ऐसा मैंने अपने कुछ विचार रखा। बहुत ही आप पढ़ने के लिए निकल जाते हैं तो खेती ऐसा मान लेते हैं कि ये केवल परिवार की जिम्मेदारी है या माँ बाप की जिम्मेदारी है। खेती में भी हमें कंधे से कंधा मिला करके और अपना सहयोग देना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सारा की बात कही है। और भी हमारे बीच आदरणीय दीदी जी बैठी हैं, ज्योति दीदी कुछ बताएं हमारे बच्चों को। आप ये ताली बजाएंगे प्रोग्राम का इंतजार। शांति। सर्वप्रथम विनीत भैया को बधाई देती हूँ। जब मैं पहली बार इस कोचिंग के बारे में जाना था, जब मैं माता जी के घर गई थी, तो बहुत अच्छा लगा था ये जान के कि आज के समय में जब हर, जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे कि खेती करना, ये हमारा देश कृषि प्रधान देश, लेकिन आज की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि डॉक्टर, इंजीनियर, हर प्रकार की इंसान पढ़ाई कर रहा है, बड़े बड़े डिग्री डिप्लोमा लेके फॉरेन कंट्री में जाना चाहता है, अपने ज्ञान को विदेशों में कि हम अच्छे से अच्छा तरक्की करें, सब कुछ अच्छा। लेकिन कृषि के क्षेत्र में ये मैंने पहली बार कोई कोचिंग देखी होगी, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं था, तो मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी कि जिसको एक सामान्यता खेती किसानी माना जाता है कि इससे क्या होगा, लेकिन इतनी मेहनत करके और इतना बड़ा विशाल ये आयोजन किया, बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई। हमारे भारत की कहते हैं ना दो ही शक्तियां, जय जवान जय किसान। तो जवान के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन किसान आज के समय में तरह तरह के विज्ञान और टेक्नोलॉजी ऐसे साधन आ गए हैं कि हम चाहें तो बहुत जल्दी हर चीज को बहुत अच्छे तरीके, लेकिन इसके साथ साथ हम एक चीज ये भी देख रहे हैं कि जो वर्तमान समय हम सबके बीच में, जैसे कि आप सब कोई परिचित नहीं होंगे, कुछ सब्जियां या फल आ रहे हैं केमिकल से, रसायन से, तो उन्नति तो हो रही है, मात्रा भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव हमारे बॉडी पे पड़ रहा है। तरह तरह की बीमारियां भी होती जा रही हैं। तो साथ साथ हमें ऐसी भी खेती करनी चाहिए जैसे हमारे पूर्वज किया करते थे, अपने शुभ संकल्पों से हम उस खेत में उस मिट्टी को अपने संकल्प का योगदान देते हैं कि वो बिना किसी केमिकल के बहुत अच्छी मात्रा में फल फूल और सब्जियां उगाए, जिसको खाकर के शरीर भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि आज की सोच हो गई है कि जब तक रसायन नहीं डालेंगे तब तक फल फूल नहीं होंगे, लेकिन क्या पहले के समय में भी यही होता था? तब तो खाद ही डाली जाती थी, अब ऐसा क्यों बनाया है? तो एक धंधा ना करके कि हमको इससे लेना है, बल्कि उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सोचकर हमें खेती करनी है। तो इसलिए
मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती। इस संस्थान से पास होकर बाहर सेवाएं दे रहे हैं अच्छे, वो भारत देश में बहुत तरक्की करें। और हमारी माता जी, उनके निमंत्रण पर मैं आई। नाम नहीं पता मुझे, भाई साहब बोल रहे थे कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। आजकल का इंसान पढ़ा लिखा तो हो गया है, एजुकेशन बहुत है, लेकिन वास्तव में क्या शिक्षा का स्तर केवल किताबी ज्ञान जानना होता है? प्रत्येक देश के बारे में कहा जाता है, हर एक को उसकी अपनी संस्कृति, लैंग्वेज, रहन सहन का इतना अनुभव है और उसके हिसाब से वो कार्य करते हैं। लेकिन भारत देश में समय समय पर विदेशी संस्कृतियों का, समाज का प्रभाव पड़ा और हम अपनी जो संस्कृति थी उसे कहीं ना कहीं भूल गए। तो जैसे कहा कि एक बड़ी उम्र में आकर के ये कहना कि सुधार हो या समाज को हम ये कहते हैं कि ये सब बिगड़ा हुआ है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कारण है हम खुद। तो अगर हम अपने बच्चों को छोटेपन से ही ऐसे संस्कार दें, अच्छी नॉलेज दें, जैसे आप सब दुनिया वाली नॉलेज के लिए व्यवस्था करते हो, बड़े से बड़ी जगह भेजते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, इसी तरीके से भारत की जो संस्कृति है, कृषि प्रधान देश है, वो भी साथ साथ सिखाएं। इसमें कोई शर्म नहीं कि हम अगर खेती किसानी करेंगे तो कोई छोटे या पीछे रह जाएंगे। किसी भी देश की, भारत में भी क्या कहते हैं, बार बार एक ही चीज नहीं रिपीट करनी, लेकिन सच में एक समाज को सशक्त बनाने के लिए युवा के लिए कहा जाता है, लेकिन युवा वर्ग भी बालकपन से ही अगर सुधार किया जाए तो ये बड़ों पर जिम्मेदारी है। लेकिन बड़े कब शिक्षा देंगे? जब उन्हें स्वयं उस चीज को फॉलो करेंगे। आपने देखा होगा छोटे बच्चे विशेषकर नकल करना सीखते हैं। तो अगर हम बुरी चीजों की आदतें अपने बच्चों को डलवा सकते हैं या वो हमें देख देख करके सीख सकते हैं, तो हम खुद ऐसे संस्कारों को अपनाएं, ना कि केवल हम ये कहें कि ये बच्चों को सिखाएं। आप खुद अपने दैनिक जीवन में उन संस्कारों को लाइए। जो भारत कृष्ण और राम की भूमि है, देवभूमि है, ऋषियों की तपोभूमि है, उन संस्कारों को जब अपने जीवन में आप खुद धारण करेंगे, जो सभ्यता संस्कृति भूले पड़े हैं उनको अपनाएंगे, तो बच्चों को आपको अलग से सिखाना नहीं पड़ेगा। आप अपने घर में एक ऐसा माहौल क्रिएट करोगे कि बच्चे वो उस माहौल में ही पलेंगे। तो जब एक आयु तक पहुंचेंगे तब एक ऐसा, जैसे बाहर से तैयार होते हैं कि हाँ इतना पढ़ लिख कर गए, तैयार हो गए हैं, कुछ करने लायक हैं, ऐसे भीतर से भी वो इस तरीके से तैयार होंगे कि उन्हें अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व होगा। ना कि वो कहेंगे कि मुझे फॉरेन कंट्री जाना है, मुझे इंग्लैंड जाना है, लंदन जाना है, वैसा बनना है। हमें वो बनना है जब वो कहें कि हम ऐसे बने कि हमारे देवी देवता जैसे थे, वैसा जीवन हमारा होना चाहिए। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ। आप सबको बहुत बहुत इस कार्यक्रम की बधाई। ओम शांति। चूँकि कार्यक्रम की परंपरा होती है दीप प्रज्वलन माल्यार्पण करके संभाषण और आगे जो भी कार्य होते हैं, लेकिन चूँकि रोड खराब होने के कारण और इस बार और कामयाबियाँ हमारे जो शिव भक्त हैं उनकी भीड़ के कारण थोड़ा हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि महोदय का आने में विलम्ब हुआ। हम चाहते हैं श्रीमान शिवभूषण सिंह जी हमारे बीच, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों को एक प्रतिभा के रूप में ढालने का काम करता है। और ये कार्यक्रम जितने हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह, पत्रकार परीक्षा, सबके भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही निकले हुए हैं। तो आदरणीय भाई साहब इस कार्यक्रम के मूल बिंदु हैं और आपका मुख्य आतिथ्य पिछली बार भी प्राप्त हुआ था, इस बार भी आपका मुख्य आतिथ्य प्राप्त हुआ है। हम चाहते सभी लोग आपका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और आपकी उपस्थिति कल शाम को निवेदन
मेरे निवेदन पर आपका ऐसा लगता है कि ईश्वर तो है कि नहीं, इसलिए से जुड़े हुए जो संरक्षक होते हैं उन्हीं से ये बड़े काम चलते हैं। और आपने अपना समय दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आगे हमारे बीच कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में उपस्थित श्रीमान योगेश जी, भाई साहब प्रचारक, वरिष्ठ प्रचारक, हम चाहते हैं आप सभी लोगों के जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। और अभी प्रज्वलन का कार्य होगा और अभी प्रज्वलन कार्य के बाद फिर आगे का कार्य शुरू होगा। मदन मोहन बाती। ओम अपवित्रः पवित्रो वात्रवावस्थांगतो विवायः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तराशुचिः दीपप्रज्वाल्यम् ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो पर्जोज्यो तिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ॐ साच्यं च वर्तसंयुक्तम् अग्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेशा त्रैलोक्यतिमिरापहम् भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहिमां निरयात् घोरात् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। ॐ हरिः ॐ मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। ओम इदग्नो हविः प्रजननं मे स्तुतवीरग्नो द्रवगण कुतुस्ताये आत्मतनिग्रह करोत्वन्नं पयोरेतो वस्मासु दत्ता सहस्रशीरेखा पुरुषः सामृतोच्ये शानो जदन्नेनातिरोहति एतावान् महिमा तोज्यायां च पुरुषः। ओम हरि ओम मा त्वांगंधर्वा अखन स्वामिंद्र स्वामृतपतिः त्वामोखादे सोमोरं विलेपनं प्रोत्रेष्टा चंदनं प्रतिगयतां मां गन्धद्वारान्दुरादर्शां नित्यपुष्टान् करेशनीं ईश्वरेण सर्वभूतानां तान्योपक्वये प्रियं मा सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिको सर्वस्वत्वात्यास्तेनस्तारिक्षो अरिष्टानि तरः सुभञ्जावानोऽपि दधे कुचकमायः अग्निजिह्वा मनवाक्षा विर्चाचित्राः स्थिरैरङ्गैः दृष्टोवाक्यो सुस्थानो हृव्यासे माहिदेहो आदितृतीयोरदितिरन्तरिक्षमदितिं माता स पिताद्यौ शान्तिरन्तरिक्षगो। ओम ततो यतः भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजा निदधमत्वमजासि। ये सब लोग इधर आ जाएं ताकि माल्यार्पण की प्रक्रिया पूरी की जा सके। सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करिए। इस्लामुद्दीन हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान सुभूषण सिंह जी का माल्यार्पण करके सम्मानित करें। हमारे दीन मोहम्मद जी
हमारे रविंद्र भारद्वाज जी, हमारे पुनीत शुक्ला जी, सर कैमरा देखिए ना, थोड़ा हाथ लगा लीजिए, हाथ लगा लीजिए सर, देखिए। और हम आपको बारंबार नमन करते हैं। इसके साथ हमारे स्वागत के क्रम में श्रीमान मदन मोहन जी, हम आपसे निवेदन करेंगे हमारे श्रीमान शिवभूषण सर को एक मिनट बेटा, हाथ लगा लीजिए, जल्दबाजी के बढ़ते हो। आदेश अनुराग से निवेदन करेंगे श्रीमान इनको मौर्य, राम शरण, सौरभ सिंह से BSc में एडमिशन लिया है कानपुर विश्वविद्यालय में, और हमारे प्रतिष्ठान में एक ही बच्ची थी। बच्चियों के मामले में बड़े संवेदनशील होते हैं, कैसे उनको हम उसके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, बड़ा लक्ष्य था। लेकिन प्रभु शंकर एक जगह और तो हम प्रत्येक वर्ष करते हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ विद्वजन, जहाँ तक हमारा दिमाग पहुंच सका, हमने सभी का स्वागत किया है, सबका स्वागत करने का प्रयास किया है। नहीं कर पाए समय के कारण और आयोजन की व्यस्तता के कारण। और इसके बाद जो हमारे बीच श्रीमान भुवनेश्वर प्रताप जी, आप बहुत अच्छे लेखक हैं, आपने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, और आपका भी परिचय करने की कृपा करें। आपका स्वागत है पंकज सर। आप या अन्य वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, उनकी अपेक्षा करके उसको आप हेलो हेलो हेलो, मुझे ये उचित नहीं लग रहा है कि इतने वरिष्ठ लोग मंच पर बैठे हैं, और सबसे पहले विनीत जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया, तो लेकिन उनका आदेश है तो इसको अपने सिरोधार करते हुए मैं 5 मिनट की बात समाप्त करूँगा, क्योंकि जो आसान और जो हमें संस्थान है कि वरिष्ठ लोग मंच पर बैठे हैं और उनकी अपेक्षा उचित नहीं होती है। उत्तरम यत्र हिमालयस दक्षिण यत्र समुद्रस्य, वस्तुतः नाम भारतीय संप्रति।
भारतीय कहते हैं। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसको भारतीय होने का गर्व ना हो। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से वो भारतीय हैं। और जब जयकारा लगाते हैं तो बोलते हैं भारत माता की जय। तो भारतीय होने पे हमको ये गर्व होता है कि हम इस भारत इस जन्मभूमि में रहते हैं। पृथ्वीराज चौहान को सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके साथ में हम सभी लोग मोहम्मद रफी को भी जानते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान
सबको 5-6 लोगों को एकत्रित करते थे, साक्षात पर जाते थे। कभी बार गुस्सा आती थी कि कोई आता नहीं है तो आपका इसमें हमें फिर शक्ति देता था, नहीं कोई भले ना आए, अकेले भर काम करना है काम करके, अच्छे संस्कार और देशभक्ति के भाव नित्य प्रति स्मरण करते रहना है। और उस भाव के साथ ही अगर आप चलेंगे, ज्ञान लेंगे, इंजीनियर बने, कृषि वैज्ञानिक कुछ भी बने, उस भाव के साथ ही साथ मार्केट समाप्त करें। आप निजी कर रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है देश के समाप्त। तो सर के स्नेह में सर का जो बड़े भाई का जो स्नेह मिला है वो हमें आज तक आगे बढ़ा रहा है, और सर की भावनाओं को हम नमन करते हैं। हमेशा आगे आपका ऐसे स्नेह मुझे प्राप्त होता रहे। इसी के साथ चूँकि समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमारे बीच पंतनगर से सीमेंट से आए वैज्ञानिक श्रीमान राकेश उपाध्याय जी, डॉक्टर राकेश उपाध्याय जी से हम निवेदन करेंगे कि आप हमारे बच्चों को और हमारे किसान भाई भी हमारे बीच में सबको कुछ जानकारी देने की कृपा करें। आप अपने आए और उस बच्चों को बताएं। अध्यक्ष और इस सभागार में उपस्थित सभी माताएं, बहनें, किसान भाइयों एवं सभी बड़े लोगों, छोटे लोग, मेरा नमन। जैसे अभी मुझे बताया कि मैं राकेश उपाध्याय वैज्ञानिक हूँ, कृषि वैज्ञानिक कह सकते हैं, केंद्रीय औषधीय संघ पौधा संस्थान पंतनगर में। तो मैं भी कृषि छात्र रहा हूँ और कृषि के क्षेत्र में शोध एवं विकास कार्य कर रहा हूँ कि हम किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाएं। अभी कह रहे थे कि आपने शिक्षा कर रहे हैं, लेकिन जीविका का उत्पादन जो है खेती है, और सभी लोग जानते हैं, जो लोग पढ़ रहे होते हैं वैसे ही कहते हैं कुछ नहीं होगा क्या और खेती करेंगे। तो खेती मतलब धरती को माँ कहा गया है। एक माँ होती है जो जन्म देती है, दूसरी हमारी धरती माँ है। क्यों? क्योंकि जैसे हमेशा दिमाग देना कुछ नहीं कर खेती कर लेंगे, उसका जीवन चला लेंगे। तो आप भी हैं, आपके कई लोग हैं जो खेती कर रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में खेती करना फायदेमंद है नहीं, आपको बताइए। चलिए, आप लोगों में से एक ने कहा फायदेमंद है, बाकी लोग मतलब ये रहा है कि बीच में फायदा भी है या नहीं भी, नुकसान भी है। ऐसा क्यों? संशय क्यों है? उसको जानना होगा बड़े करके। जैसे हनुमान जी थे ना, बहुत बड़े बलशाली थे, लेकिन वो भूल गए थे हमारा तो बल है, भूल गए थे ना। तो जो आपका धरती माता है, आप सोचते तो हम चलो खेती करेंगे, तो आपको खेती करना सही तरीके से करना है। देखना जितने किसान भाई हैं जो मैंने सर्वे किया यूपी का, उत्तराखंड का, वो धान, गेहूँ, चना, मटर का 20,000 बदल देते हैं, लगभग 90% बदल देते हैं ना। लेकिन जब मुझसे बात करते हैं औषधीय संघ को लोग, तो या तो करने इच्छुक नहीं होते हैं और या तो कहते हैं कि तुम्हें बिकेगा नहीं, कोई नहीं कर हमारा को, तो आप इसमें मत जाइए। इसी एक को मिला उठाना पड़ेगा। जैसे आप हमारा क्षेत्र में क्या शिक्षा का उठाया है ना, उससे कोचिंग नहीं थी, अब कोचिंग में यहाँ बच्चे जा रहे हैं आप, तो जो बात करते हैं उसमें ये सब पौधों की, तो धान, गेहूँ, चना, मटर से तो आप अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को जो सही शिक्षा है, रहन सहन है, वो उसका शायद जो है नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करना होगा? अपनी खेती को खेती नहीं मानना होगा, खेती को एज ए बिजनेस करना होगा। दुकानदार है ना, दुकान डेली लगता है, लेकिन किसान क्या करता है? खेत में डेली नहीं जाता है। 10% है तो कुछ करते हैं, बाकी करते हैं लेबर का हाथ करते हैं, पानी लगाया, दवा डाला, खाद डाला, ठीक है। क्यों? जब आप खेती को बिजनेस मान लेंगे, डेली बैठेंगे खेत में, देखेंगे, आपको खेती बिजनेस से ज्यादा देंगे। अगर उसी में आपने औषधीय को संबंधित पौधों का तो कर दिया समन्वय इंटीग्रेशन, तो 16 सुधार मिल गया। जैसे मैं ये देख रहा था कि लखीमपुर में जो बजाज सुगर मिले हम आपने, तो गन्ने को अच्छा स्टोर है, लोग पैदा करते हैं।
ननका खेतियाँ होती नहीं होती? ननका शिवालिक होती नहीं होती? चलिए वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान है, उतना अवेयरनेस नहीं है, तब करना। आप लोग गन्ना बोते हैं, जो गन्ना बोते हैं फरवरी महीने में बसंत काली गन्ना बढ़िया होता है ना, उस गन्ने साथ में अगर आप ननका की खेती कर लेते हैं तो उससे आपको कुछ नहीं तो 50,000 रुपये प्रति एकड़ शुद्ध लाभ हो जाएगा। ये महीने में अगर आपको एकड़ 50 मिल गया तो गन्ना दे रहा है, दूना हो गया ना, उसमें कोई लगा नहीं, लागत वहां से आगे। दूसरा क्या है, गेहूं में भी आपका 70% ननका की। ठीक, अगर आप ननका को गन्ने के साथ, गेहूं के साथ, जो आपका मक्का है उसके साथ करना चाहते हैं, आपकी आमदनी पूरी कर देगा और लागत आधी कर देगा। जैसे भी बात करते हैं गन्ने की सपोर्ट प्राइस, किसान कहते हैं इसका सपोर्ट प्राइस कम है, बढ़ाया जाए, ठीक ना। तो आप ये बोल नहीं करते हम लोग कि अपनी लागत ही कम कर देंगे। खेती लागत है ना, उस लागत को अगर आप कम कर दीजिए, एक वही में फायदा हो नहीं हो गया। तो अब हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, खेत की लागत को कम करना और पैदावार बढ़ाना। कैसे होगा? हमें भूमि की उपयोग क्षमता बढ़ाना होगा, इंटरक्रॉपिंग करनी होगी, खेती। जैसे मैंने बताया जनता ये क्षेत्र यहाँ का जो है बलू लोबर मिट्टी वाला मिलने का है, यहाँ पे आप सतावर खेती कर सकते हैं। सतावर को आप चाहे गन्ने में लगा दीजिए, साथ में 2 साल गन्ना कर जाता था, 2 साल करता है, 2 साल में आपकी सतावर टूट जाएगी। तो जितना गन्ना आप 2 साल लगाएंगे उसका लगभग 2 गुना सतावर ले लीजिए 2 साल बाद। ऐसे ही जेरेनियम है, जेरेनियम ऐसी फसल है जो कि पहले पहाड़ों में होती थी, प्लेन नहीं होती, लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसा काम किया कि वो प्लेन में भी खेती हो सकती है। और लगभग प्रति एकड़ 5 महीने फसल है, उसमें प्रति एकड़ कम से कम 1 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हो सकता है 5 महीने में। और महीने पर जाती हो, यहाँ हो सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। कैसा है कैसा है खर्च को आप जो है, जो जमीन आपकी नदी किनारा है, जहाँ आप खेती नहीं कर सकते हैं, बाढ़ आ जाता है, पानी भरा रहता है, तो आप फसल लगा दीजिए। खर्च आपको 1.5 साल फसल है, 1.5 साल में प्रति एकड़ कम से कम 2 लाख रुपये मिल जाएगा। जो मैंने बताया ननका, खर्च, जेरेनियम, तुलसी भी कर सकते हैं आप, लेमन ग्रास, लिट्रोनियम। 2 फसलें ऐसी हैं जहाँ आपका खेत तो दूर है, या आप बिजनेसमैन हैं, खेत अधिक है, कहीं बाग है, बाग जैसे किलोमीटर हो गया या कॉपर हो गया, वहाँ से खेती करना है, दूर है, मैंने नहीं कर पा रहे हैं, आप लेमन लगा दीजिए, लेमन ग्रास जो बिल्कुल वहाँ से कहते हैं। एक बार आप लगा देंगे, 7-8 साल में फूट जाता है, उसमें आमदनी कम है इसकी पैसा, लेकिन आपको 50,000 रुपये प्रति एकड़ शुद्ध लाभ मिल जाएगा। शुद्ध लाभ मिला, लागत खराब है, और एक बार आप लगाएंगे 7-8 साल प्रति रहेगा साल के लिए। उसमें क्या फायदा है आपको? ना किसी प्रकार कोई रोग है, ना कीड़ा है, ना बीमारी है, आपको किसी प्रकार का एग्रो केमिकल को नहीं मिलता, सब बच जाएगा आपका। जो जंगली जानवर हैं आजकल बहुत नील गाय होते हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, खा लेते हैं मतलब ना, उसमें इतना असर नहीं होगा, खाएंगे उसको। हाँ, जो जमीन आप कैसे दूर है, आप नहीं जा पाते देख रहे हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, या सर्विस में हैं, खेती नहीं कर रहे हैं, उनके सब कुछ लेमन ग्रास वो लगा दें, 50,000 रुपये देगा, मिलता रहेगा, ये मिलता ना ले लेना। जो मैंने बताया सबका मार्केट रेट हमेशा रहता है, बिक जाता है। दूसरा, जब भी आप कोई काम शुरू करें नए से अकेले मत कीजिए। क्यों? अगर आप 10 किलो तेल बाजार में लेंगे तो आपको बेचने जाना होगा दुकानदार के, लेकिन आप अगर 10 लोग करेंगे खेती, 10 किलो पैदा करेंगे, 100 किलो हो गया, दुकानदार आपके यहाँ आएगा, आप उसको आगे कर देंगे, हमारे पास 100 किलो तेल है, हम इस रेट में देंगे, उसमें क्या होगा, वो आपको आगे करेगा, 10 किलो हम देंगे। तो आप समझिए, नई चीज कीजिए, अकेले मत कीजिए, जितने लोग हो सके शामिल कर लीजिए, एक साथ के
बना दिया ना हक। जैसे मैंने कहा ना, आप खेती को खेती को समझिए, उसको ये पूरा इंटरप्राइज है, अपना उद्यम, खेती हमारा एक उद्यम है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट सबको जो है रोजगार नहीं दे सकती है। अगर सब रोजगार कर लेंगे तो जो अन्नदाता हम उसको कहते हैं, तो अन्नदाता कोई रहेगा नहीं तो कैसे कोई नौकरी करेगा, क्या करेगा, खाएगा ना। आजकल जो यूएसए में या फॉरेन कंट्री में, वहाँ यूएसए में क्या है, किसान अपना कर रहा है कि जमीन लगेगा, वहाँ फार्मर्स का मेजोरिटी बचे हैं फार्मर्स 4-5%। तो अब उनकी बिजनेस हो गया, अपने काम बैठे हैं, बाहर खाते चले जाते हैं। तो आप जिस दिन अपना बिजनेस अपनी खेती को उद्यम मान लेंगे, रोजगार मान रही है, उस दिन से आपको खेती निसंदेह फायदा होगा। और हमारी राय है, जो मैंने बताया उसकी आप औषधियों और शोधित पत्तों की खेती, अपने जो परंपरागत खेती है उसमें आप इंटीग्रेशन करें। पूरे मत हो, पूरे सुन, जो मैं कर रहा हूँ पूरा तो विश्वास नहीं ना। एक कहा गया कहावत कि करके सीखो तो देख के विश्वास करो। 1 एकड़ करो, फायदा होता है आगे ले जाओ, नहीं होता बैक हो जाओ, लेकिन निसंदेह फायदा होगा। विश्वास करो फिर और बढ़ाओ अपने आप, ठीक है। जैसे कार्यक्रम बहुत लंबा चल गया और बहुत डिटेल्स में जानकारी देना संभव नहीं है कि मैं हर एक चीज की खेती की पद्धति कैसे बताएं। तो जो लोग लिखना चाहें, मैं नंबर बोल रहा हूँ, लिख सकते हैं नंबर, जब भी चाहें फोन पे किसी फसल की जानकारी ले सकते हैं और फिर सुन ले। तो आप लोग जो चाहें नंबर ले लीजिए मेरा 800-491-622 622 लास्ट में। इसी साथ हम बीमारी निकाल देते हैं और कभी भी आप किसी भी समय हमें फोन कर सकते हैं और हम जानकारी देंगे और आप सब कुछ हो जाएंगे। धन्यवाद। बहुत ही भाई साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और आपके बारे में हम लोग सहपाठी थे, क्लास में पढ़ते थे, आप खेती करते थे और फिर वहाँ से सीख के आते थे और फिर पढ़ते थे। अभी तो बात हो रही थी कि आप पढ़ रहे हैं तो क्या आप अपने घर में खेती में सहयोग नहीं करेंगे। तो हम तो उस समय में खेती में हम कोई सहयोग नहीं करते थे, लेकिन आपका अनुभव खेती का देखते थे तो ताजुब करते थे कि जो आप पढ़ते थे तो आपको व्यवहारिक चीज पढ़ते थे। तो आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छी बातें सीखी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम श्रीमान योगेश जी भाई साहब से निवेदन करेंगे कि आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने की कृपा करें। आप हमारे मुख्य वक्ता के तौर पे हैं, मुख्य वक्ता होने के नाते आपके संभाषण को बहुत उचित समय में मुझे प्रस्तुत करना था, लेकिन आप सब लोग तालियां बजाकर आपको स्वागत करें। मंचस्थ विभिन्न यूनिवर्सिटियों से आए हुए वैज्ञानिकगण, आज के मुख्य अतिथि हमारे श्रीमान भूषण जी, पूरा नगर और उसके आसपास से आए हुए हमारे अभिभावक, माता बहनों और इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले हमारे ऐसे प्यारे भाई हैं। आज जब हम देखते हैं कैरियर सबसे ज्यादा प्रमुख हो गया है और कैरियर बनाने की होड़ में हमने तो यहाँ तक ये देखा कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, भाई बहन आत्महत्या कर रहे हैं। आप सब अभिभावक हैं, मैं तो आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि बच्चों को देश का एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा आदमी कैसे बने,
अगर एक अच्छा आदमी वह बन जाएगा तो इतना पक्का है, आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, वह आपकी सब प्रकार से इज्जत करेगा, आपका ध्यान रखेगा। लेकिन आज स्थिति क्या बन रही है, इस 5 तारीख में देखता हूँ हमारे बुजुर्गों को कहाँ जाना पड़ रहा है और भारतवर्ष के अंदर वो लोग बन रहे हैं। मजबूरी है, बच्चा विदेश में रहता है, वो आ नहीं सकता, जब दिन पर आपको गुलदस्ता भेज देगा, आपको पैसा भेज देगा। समस्या ये नहीं है कि हमने उस प्रकार से सोचे नहीं। हमने माता यहाँ पर बैठी है, आज हमारी माताओं को बच्चे को दूध पिलाने में भी शर्म लगती है, बोतल पिलाती है, और वही बच्चा जब बोतल पी करके और प्रताड़ित करता है, हमको परेशान करता है, तब हमको सब बातें याद आती है। मेरा तो आप सबसे निवेदन है, आग्रह है, हमारे बच्चे कैसे एक अच्छे नागरिक बने। वास्तव में यहाँ पर एक कोचिंग चलती है, मेरी जिसे मैं बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, यहाँ विभाग प्रचारक था। उसी समय हम लोग आपस में चर्चा करते थे, यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई विश्वविद्यालय इस प्रकार का नहीं है, और यहाँ के बच्चे पढ़ करके विश्वविद्यालय में कैसे प्रवेश पाए, ये समस्या थी। वास्तव में इस समस्या को दूर करने के लिए विनीत भैया ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया, और वह आप सबके समझ से उसका 6वां ये वार्षिकोत्सव हम सब मना रहे हैं। हम सब ऐसे जो समाज के अंदर काम चलते हैं, जिनसे समाज को बल मिलता, प्रोत्साहन मिलता है। अभी हमारे वैज्ञानिक उपाध्याय जी बता रहे थे कि खेती को हम कैसे उद्योग बना करके और हम अच्छी उपलब्धि खेती में प्राप्त कर सकते हैं। एक अवसर है, कृषि क्षेत्र में पढ़ने वाला कभी बेरोजगार नहीं रहेगा, कहीं न कहीं उसको निश्चित धंधा मिलेगा, कहीं न कहीं निश्चित उसको काम मिलेगा, नहीं तो अपनी खेती को ही उद्योग बना करके और एक अच्छी उत्तम वैज्ञानिक ढंग से वो खेती कर सकेगा। मेरा तो आप सबसे अभिभावकों से, जो लोग हम उपस्थित हैं, उन सबसे यही निवेदन है कि हम अपने भैया बहनों को योग्य मार्गदर्शन दें। शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार नहीं, और वो कहीं नहीं मिलता। इसीलिए आप सब जानते हैं, मैं विद्या भारती से जुड़ा हूँ। विद्या भारती एक में यही काम कर रहा, शिक्षा के साथ हमने 5 आधारभूत विषय जोड़े हैं। पहला, शारीरिक शिक्षा अनिवार्य हमारे, योग की शिक्षा हमारे अनिवार्य है, संगीत की शिक्षा हमारे अनिवार्य है, संस्कृत शिक्षा हमारे अनिवार्य है, नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा हमारे अनिवार्य है। हमारे बच्चे शारीरिक करेंगे, योग करेंगे, संगीत से जुड़ेंगे, तो स्वाभाविक उनका सब प्रकार से विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, हम सब अपने बच्चों को कैसे एक अच्छे नागरिक बने। आप सब जानते हैं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक मिशन चलाया है, स्वच्छता मिशन। केवल बाहर की सफाई से कुछ नहीं होने वाला है, बाहर की जहाँ स्वच्छता होनी चाहिए, वहाँ अंदर की भी स्वच्छता आनी चाहिए। आज दुनिया के अंदर कॉमन समस्या अगर हम विचार करें, अभी एक मेरे मित्र ने चर्चा की भ्रष्टाचार की, 4 कॉमन समस्याएं हैं दुनिया उससे जुड़ रही है। सबसे बड़ी समस्या जो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार ऐसे व्याप्त है जैसे अचार के बिना खाना नहीं अच्छा लगता, ऐसे भ्रष्टाचार किए बिना मजा नहीं आता। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो भ्रष्ट हो, इवन माई सेल्फ, हम भी कहीं ना भ्रष्टाचार को मदद करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण। आज प्रदूषण के कारण आप सब जानते हैं, पीछे दिल्ली में भी 11 डिग्री नंबर देने पड़े। प्रदूषण बढ़ाने वाला कौन है? हम आप हैं। गंदगी करने वाले कौन है? हम आप हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या वो कास्टिंग। कास्टिंग की तरह समाज को काट रही है। आज भेदभाव है, कहीं पर जाति का भेदभाव है,
कहीं भाषा का भेदभाव है, तो कहीं प्रांत का भेदभाव है। ये तीसरी सबसे बड़ी समस्या है। और चौथी जो सबसे बड़ी समस्या दुनिया के अंदर है वो है टेररिस्ट। और टेररिस्ट कौन है? टेररिस्ट हम ही आप में से टेररिस्ट बनते हैं। टेररिस्ट को बना देने वाले हम ही आप हैं। जिस दिन हम अंदर बाहर स्वच्छ हो जाएंगे, हमारे अंदर स्वच्छता आ जाएगी, और उसका प्रारंभ हमको अपने घर से करना पड़ेगा, अपने मोहल्ले से करना पड़ेगा, अपने गांव से करना पड़ेगा, अपनी बस्ती से करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र से करना पड़ेगा। मोदी जी ने 3 नारे दिए हैं, क्लीन इंडिया, हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया। मैं तो कहता हूं कि अगला जो नारा हमारे पूर्वज देते आए हैं कि हम तो विश्वास दुनिया को हम अच्छा बनाएंगे। हम मंत्र रोज पढ़ते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। क्लीन वर्ल्ड, हेल्दी वर्ल्ड, वेल्दी वर्ल्ड, ये सब साकार होगा जिस दिन भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार की कल्पना होने लगे कि हमको एक अच्छा नागरिक चाहिए, हमको देश के लिए आदमी चाहिए। जिस दिन देश के लिए अच्छे आदमी तैयार हो जाएंगे, अपने कहते हैं कि 33 करोड़ देवता थे, मेरा अपना मत है 33 करोड़ देवता नहीं थे। उस समय 33 करोड़ अपने देश की आबादी रही होगी, और यहाँ का जो जीवन था वह देवतुल्य था। सब एक दूसरे की चिंता करते थे, सब एक दूसरे का सहयोग करते थे, कोई छुआछूत नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। और आप देखते होंगे अपने देवी देवताओं के हाथ में जहाँ एक तरफ पुराण ग्रंथ रहता था, वहीं दूसरी तरफ कोई कोई शस्त्र रहता था। अगर हमारे साथ में ऊपर किसी ने हाथ उठाया तो शस्त्र से हम उसकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार की समाज रचना थी मित्रों, उसी प्रकार की समाज रचना हम सब खड़ी कर सकते हैं। और अपने जो प्रधानमंत्री है उसी दिशा में कार्यरत है। भारत को स्वच्छता अभियान से उन्होंने 2 अक्टूबर को कहा है, आने वाले 2 अक्टूबर को हम गांधी जी को जो श्रद्धांजलि देंगे वो स्वच्छ भारत दे करके देंगे। तो भारत बाहर से स्वच्छ, अंदर से भी कैसे स्वच्छ हो, उसके लिए हम सबको योगा करना पड़ेगा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, योग के तमाम आप सब टीवी पर देखते होंगे, हम योग नियमित करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, अंदर से मेरा मन ठीक रहेगा, हम ठीक से सोचेंगे। तो मैंने बताया कि ये 4 समस्या मैंने गिनाई, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, छुआछूत होगी, पर्यावरण ठीक होगा, और टेररिज्म समाप्त होगा। और ये जो भारत माता है, केवल भारत माता नहीं तो दुनिया में जगत माता के नाते पूजी जाएगी। हम सब इस प्रकार का संकल्प लें। और हमारे जो ऐसे विभिन्न यूनिवर्सिटियों में कुछ वैज्ञानिक आने वाले हैं, इनका उद्देश्य केवल पैसे प्राप्त करना नहीं है, हम एक अच्छे वैज्ञानिक बन करके अपने देश का, अपने समाज का, अपने माता पिता का, अपने गांव का, सबका कल्याण करेंगे। इस प्रकार का संकल्प लेकर के हम सब अध्ययन में लगे। मेरा इतना ही निवेदन, आप सबने मेरी बातें ध्यान से सुनी, इसलिए आप सबको साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। भाई साहब के पास 2 प्रभाग थे, एक मुख्य वक्ता का भी और कार्यक्रम की अध्यक्षता का। तो मुख्य वक्ता का तो आपको मिल चुका है, आपका आपने मिला है, अध्यक्षता समापन का भी आपको अपेक्षित रहेगा आपसे। हमारे बीच बहुत ही है आप के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी है कानपुर में हमारे निवेदन पर आप व्यक्ति दूरी तय करके और बच्चों को कुछ देने के लिए आप आए हैं। आपको मूल बातें अपनी आप बताएं। सभी लोगों को जैसा कि संचालक जी ने परिचय दे ही दिया है कि मैं कानून सुरक्षा अधिकारी तो मैं गुजरात शिक्षा से ही जुड़ा था और मुझे विनीत जी ने बताया कि यहाँ शिक्षा से संबंधित बात है विशेष करके, और हमारे छात्र भी आते हैं तो हम छात्रों को मोटिवेट करने के लिए कुछ बातें कहेंगे। जो छात्र एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो मैं भी एग्रीकल्चर से जुड़ा रहा हूँ, मैंने MSc किया है इलाहाबाद से। तो ये एग्रीकल्चर के जो छात्र हैं उसमें विशेष इंटरेस्ट यही है कि छात्र पढ़ाई कर रहे हैं इस समय क्या इंटर तक एजुकेशन में विद्यालय है या ग्रेजुएशन लेवल का है। इंटर तक के बच्चे हैं तो अभी
जॉइंट डायरेक्टर के ऑफिस में हैं और पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आज की डेट में बहुत अच्छी किताबें भी लिख रहे हैं और आप अपने अनुभव हमारे बच्चों से शेयर करें। मंच पर आसीन सभी गणमान्य सदस्यगण, हमारे संचालक महोदय एवं यहाँ पर सभी भाइयों को बहनों, मैं भुवनेश्वर प्रताप सिंह। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे किसानों की बात चल रही है, थोड़ा सा किसानों की बात करूँगा, उसके बाद में मैं व्यापार की बात करूँगा। साथियों, सब जगह बात चल रही है किसानों की आय दोगुनी करने की। किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। किसानों की आय दोगुनी क्यों की जाए? दूसरों की आय के बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही है, किसानों की बात हो रही है। इसके बारे में संक्षिप्त आपको कुछ जानना चाहिए, क्योंकि हम सभी कृषि से जुड़े हुए हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत की लगभग 65% आबादी, मतलब 50% से ज़्यादा आबादी यहाँ के जितने लोग बैठे हैं, मान लिया 100 लोग हैं, तो उसमें 65 लोग ऐसे हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं, चाहे सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से। और 65 लोगों की अगर हालत खराब होगी, मतलब पैसे में या किसी भी चीज़ में अगर वो कमजोर होंगे, तो इसका मतलब मेजॉरिटी कमजोर है। हमारे पास जितने लोग हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमजोर हैं। और अगर उतनी बड़ी पॉपुलेशन को जो एक विशेष व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, अगर उनकी आमदनी को बढ़ा दिया जाए तो हमारी मेजॉरिटी में आमदनी बढ़ जाएगी, लोगों की क्षमता बढ़ जाएगी। इसीलिए किसानों की आय दोगुनी करने की बात की जाती है। सभी जानते हैं कि किसानों की आय या किसानों की हालत अच्छी नहीं है इन जनरल। अब इसी को हमें आगे बढ़ाना है कि किसानों की आय हमें बढ़ानी है, क्योंकि अगर किसानों की आय बढ़ गई तो 65% जनसंख्या हमारी अपने आप सशक्त हो जाएगी पैसे से, इकोनॉमिकल ग्रोथ से। इसीलिए किसानों की आय बढ़ाने की बात होती है। अब किसान की आय बढ़े कैसे? तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये जो सबसे बड़ी है वो शिक्षा की है, या तो ज्ञान की बात करते हैं। शिक्षा नहीं तो ज्ञान बोलेंगे। अधिकतर जो किसानी से जुड़े लोग हैं, अधिकतर वो पढ़ना लिखना नहीं चाहते। जो लोग सीधे किसानी कर रहे हैं वो पढ़ने लिखने से ज़्यादा मतलब नहीं रखते। लेकिन उसका भी एक तोड़ है। आज लगभग सभी के पास मोबाइल फोन है, और जो कृषक है उनके पास मोबाइल फोन सबके पास पहुँच ही गया है। ये हमारे मुकेश अंबानी की कृपा ही मानेंगे कि उन्होंने भारत में, हमारा जो भारत है यहाँ पे दुनिया की सबसे सस्ती इंटरनेट सेवाएं हैं, दुनिया की सबसे सस्ती इंटरनेट सेवाओं के रूप में भारत जाना जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, लगभग हर जगह पहुंची है, तो आप यूट्यूब पे भी जाके और जो अच्छे किसान काम कर रहे हैं उनके भी चैनल देख सकते हैं। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं ज़्यादा कि आप किताबें खरीदें और उसमें टेक्नोलॉजी जाने। आपको वीडियो दिखा के बताया गया है कि कैसे खेती करें, कैसे कोई किसान अपनी बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ के खेती में आके और करोड़ों रुपए कमा लिया। ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि किसान करोड़ों रुपए कमा ही नहीं सकता, लेकिन एक सीधी सी बात है कि, और ये क्वेश्चन पर पूछता है कि वो किस किसान क्वेश्चन पूछेंगे तो धान गेहूं में मुझे पड़े हैं। वो कहेंगे कि हमारे पास 500 बीघे भी हो जाए तो भी हम जो है खेती में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये दूसरे साइड में ये दिखाता है कि आप करना नहीं चाहते। ये फैक्ट है। जो लोग करना चाहते हैं, जैसे रामचंद्र वर्मा एक किसान है बागवानी के, उनके पास केवल 5 बीघे की जमीन थी शुरू में। लेकिन आज चाहे वो भारत सरकार से कोई कृषि विशेषज्ञ आ रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश से कोई कृषि विशेषज्ञ आ रहा हो, या कोई वैज्ञानिक आ रहा हो, उनके पास में जरूर जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट किया है। उन्होंने नॉलेज और अपने आप में ये इच्छा शक्ति जाएगी कि हमें इस कृषि से कैसे ज़्यादा आमदनी प्राप्त करनी है। और आपको पता है उनका 1 साल का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए का, उन्होंने इनकम शुद्ध आमदनी 1 करोड़ की है। 1 करोड़ का इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। ये कृषि विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, आप किसी से पूछेंगे तो बता देंगे कि वो 1 करोड़ का इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं केवल किसानी के धन पे। तो पहली बात आप ये ध्यान से निकाल दीजिए कि किसानी में आमदनी नहीं है, और अगर आमदनी नहीं है तो इतने सारे लोग लगे किसानी में। एक सबसे बड़ी बात यह है कि हर आदमी जिसको रोजगार नहीं मिलता है वो कहता है तो हमारे घर में 5 बीघे खेती है, उसी से अपना रोजगार करेंगे। जाहिर सी बात आमदनी तो है, लेकिन उस आमदनी को बढ़ाना है। अब बढ़ाना है, एक दुकानदार के बारे में सोचिए। एक जो दुकानदार होता है वो ये सोचता है कि हमें दुकान
जिससे ज़्यादा ग्राहक उसके पास आए। अगर दूसरा कोई दुकान खोलेगा है तो वो उससे भी सस्ता लेने लगता है, या जो चीज़ उसके यहाँ नहीं वो अपने यहाँ रखने लगता है, तो उसके पास ग्राहक जो है ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। क्योंकि ऐसी दुकान पे आप नहीं जाना चाहेंगे जहाँ पे आप 4 सामान लेने गए, तो उसके पास है तो नहीं है। आप ऐसे एक प्रेफर करेंगे कि ऐसी दुकान में जाएंगे जहाँ पे सब कुछ मिलेगा है। ये हर आदमी की मनसा होती है और आसानी से मिलेगा। ये दुकानदार अपना दिमाग लगाता है और दिन भर दुकान पर खड़ा होकर बैठ के मेहनत करता है। यहाँ पे कैमरा मैन साहब है, यही बैठ के मेहनत करता है। लेकिन हमारे जो जनरली किसान है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली जो किसान है, सामान्य किसान है, वो चाहते हैं कि हम एक बार बोआएं, एक बार खाते आए, गलती से पानी बरस गया और बरस गया, नहीं तो एक पानी लगा दिए, ताकि खेत पर देखना नहीं है, कहीं काटने जाना पड़े। गन्ने की खेती जनरली वही किसान करते हैं, या तो उनके पास बहुत बड़ी जमीन है, या जनरली वही करते हैं तो कहते हैं यार इसको मेहनत सबसे कम है। अब आप सोचिए आप किस कैटेगरी में है। मैं एक आप होने वाली बात कर रहा हूँ, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। अब अगर आप खेती को व्यवसाय के रूप में नहीं लेंगे, दूसरी बात जो खेती के बारे में एक धारणा है आपकी कि खेती बहुत बेकार काम है। जैसे जब मैंने एडमिशन लिया, जब मैंने इंटर साइंस से किया, फिर मैंने डिसाइड किया हमने वेटनरी के लिए फॉर्म भरा कि पशु चिकित्सा के लिए मैंने फॉर्म भरा, उसमें मेरा दवाई कम थी तो मुझे एग्रीकल्चर ऑफर किया गया। तो मैंने कहा कि एग्रीकल्चर में पढ़ूंगा। अब मैंने अपने घर में बताया अपने पिताजी को कि मैं तो एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, क्योंकि वेटनरी में दवाई ऊपर थी, जिसके बाद मुझे एग्रीकल्चर मिल रहा है तो एग्रीकल्चर लूँगा। उस बार हमारे यहाँ एक ही पेपर हुआ था और उस पेपर में ऊपर वाले लड़के वेटनरी में और नीचे वाले एग्रीकल्चर और होम साइंस के लिए ऑफर किए गए। तो हमने जब अपने घर में बताया तो मेरे पिताजी का पहला रिएक्शन था कि तुम हमारे पूरा बर्बाद कर दिए, तो हमारी पूरी पढ़ाई में जितना हमें पैसा आया तो इसको चौपट कर दिया, तुमको ना BA मिला ना BSc मिली, तुमको एग्रीकल्चर मिला पढ़ने के लिए। एग्रीकल्चर का मतलब उनका ये था कि खेती बाड़ी और भूमिगत मिट्टी में लगे रहो और उसके अलावा कुछ नहीं जानते थे एग्रीकल्चर क्या होता है। अब आपके सामने इतनी बड़ी लौकी रखी है, अब आपको पता चला होगा कि एग्रीकल्चर और क्या है। इसके अलावा भी इतने बड़े बड़े रहती, जैसे थोड़ा सा मैं समय लूंगा, जैसे जब भारत आजाद हुआ था तब देखिए, और 60 या 70 जो बुजुर्ग लोग होंगे उनको पता है कि 1970 तक खाने की कितनी बड़ी कमी थी। भारत में लगभग 35% लोग ऐसे थे जो भुखमरी के शिकार, मतलब भुखमरी की वजह से उनके अनाज भी नहीं थे भारत में लोगों को खिलाने के लिए। उसके बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई